सविता जी दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी डोरबेल बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर सविता जी अंदर आ गई और उन्हें अपने पलंग के सिरहाने रखकर फिर से सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वो 15-10 मिनट आंख बंद करके सोने का प्रयास करके फिर से उठकर बैठ गई और पास रखी डाक उठाकर देखने लगी। लिफाफा खोला तो एक कोने में प्रेषक के नाम पर अपने बेटे विकास का नाम देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि विकास के जयपुर जाने के बाद आज पहली बार सविता जी को उसका पत्र मिला था। इतने समय के बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता से सविता जी ने जल्दी से विकास का पत्र खोला तो विकास ने 2-4 औपचारिक वाक्य लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपनी पूरी कमाई बिजनेस में ही लगा देता हूँ। इसलिए अब मुझे एक फैक्ट्री और खड़ी करनी है और उसके लिए मुझे अतिरिक्त आय की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपना सीतापुर वाला मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। माना कि फिलहाल आप वहाँ रह रही हैं, लेकिन आपके बाद तो हम दोनों भाइयों को वहाँ जाकर बसने का कोई इरादा ही नहीं है। मैं इस विषय में विनय भैया से बात कर चुका हूँ। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो अमेरिका में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उसको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं है, इसलिए उसने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह विनय भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहां रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाए। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसी हालत में आपको वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहां आया था तो मेरी अपने पड़ोसी शर्मा अंकल से इस संबंध में बात भी हुई थी कि वो अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए अच्छी कीमत देने को भी तैयार है। पर ये मकान तो आपके नाम है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने जयपुर में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ हस्ताक्षर कर कर मुझे सारे पेपर्स वापस भेज दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई देरी नहीं करेंगी। शेष कुशल, आपका विकास। विकास का पत्र पढ़कर सविता जी हैरान हो गई थी कि बिना उनकी सलाह के अपनी ओर से तो विकास ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, वरना वो तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको बस सूचना दे देता। विकास को अपनी माँ के अकेलेपन और उनके स्वास्थ्य की चिंता बस अभी ही होने लगी थी, वरना पिछले वर्षों में सविता जी कितनी बार उसको अपने साथ ले जाने का आग्रह कर चुकी थी, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल जाता था। विकास का पत्र खोलने से पहले सविता जी के दिल में जो सुखद उत्साह था वो काफूर हो गया था। मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। सोचने लगी कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्तिपरक और आत्म केंद्रित हो गई है। सुमन भी उसकी ही बहन है, पर विकास ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। विकास का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखित अपनी बेटी सुमन की हस्तलिपि को पहचानने में सविता जी ने बिल्कुल देरी नहीं की। वैसे भी सुमन से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। सुमन ने क्या लिखा होगा? इस उत्सुकता से सविता जी ने उसका पत्र भी खोला तो सुमन ने लिखा था, माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ देरी हो गई है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप तो जानती हैं कि नए नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अनिल और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोलें, जहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों को लालन पालन किया जा सके। नए शिशु गृह मातृ छाया का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है। अगले महीने उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए ये पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है, ताकि आप अभी से अपने आने की तैयारी कर लें। आपके हाथों से ही
हमारे शिशु गृह का शुभारंभ होगा। सुमन ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 25 वर्षों में आपने मुझे जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है, उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार एक संकोच की दीवारें आगे आ जाती हैं। आज बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैंने अपनी बात को कहने का निर्णय किया है। माँ, आपने मुझ बेसहारा को, अनचाही बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, बल्कि मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश भी की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। ये सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी? स्वयं के 2 संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्मदायी पुत्री नहीं हूँ, बल्कि एक अपनाई हुई बेटी हूँ। अपने बचपन की एक स्मृति को मैंने बहुत सहेज के रखा है। माँ, अपने बचपन में तो मैं यही समझती रही कि आप ही मेरी माँ हैं, पर जब कुछ समझ आई और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा दोगुनी हो गई। उसी दिन से आप मेरे लिए भगवान बन गई। आपने मेरी जैसी लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पथ मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। इसलिए माँ, इसका शुभारंभ मैं आपके हाथों से करना चाहती हूँ। कृपया निराश मत कीजिएगा। सुमन का पत्र पढ़कर सविता जी की आंखें भर आईं कि वो चुपचाप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज कितनी मुखर हो गई है। और एक और उनके बेटे विकास का पत्र था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी थी। अपने दोनों बेटों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने तो हर बार माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है, ये समझकर कभी उनकी भावना को महत्व ही नहीं दिया। दूसरी ओर सुमन का पत्र था, जिसमें पत्र के हर शब्द में उनके प्रति आदर के भाव थे। सुमन ने उनको इतना सम्मान दिया कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो विकास की पत्र से मिली व्यथा और पीड़ा को सविता जी भूल ही गई थी और अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया है। सुमन का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों सविता जी सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। उन्हीं दिनों में उनकी सहेली शोभा उनके संपर्क में आई। बचपन में शोभा और सविता जी एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से खूब पढ़ती थी। बस अंतर इतना था कि शोभा को उसके घर वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं था। लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है, ये बोलकर बस घर के काम में व्यस्त रखते थे। वहीं सविता जी के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। लेकिन घर में हमेशा दोनों साथ साथ खेलती थी। बड़ी हुई तो शादी होने के बाद सविता जी तो ससुराल आ गई थी। बाद में शोभा का विवाह कहाँ हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के बाद अचानक एक मरीज के रूप में शोभा जब सविता जी के सामने आई तो एक बार तो वो उसे पहचान भी नहीं पाई। वो सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी कमजोर हो गई थी। शोभा ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी सहेली सविता ही निकलेगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रहे। फिर दोनों ने एक साथ एक दूसरे का नाम लिया तो दोनों के चेहरे खिल उठे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलती रहीं। उस समय शोभा को 5वां महीना चल रहा था। शोभा के चेहरे की घबराहट देखकर सविता जी ने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों के जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वो लोग उसे घर से निकाल देंगे। शोभा की दर्द भरी दास्तां को सुनकर सविता जी बहुत दुखी हुई। शोभा बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी जांच कर दे ताकि उसे पता चल जाए कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ नहीं करेंगे। शोभा की बात सुनकर सविता जी गंभीर हो गई थी। जांच करने पर पता चला कि गर्भ में बेटी है। शोभा बार बार एक ही रट लगाई जा रही थी कि वो उसका अबॉर्शन कर दे, तो सविता जी ने उसको समझाना चाहा कि वो उसका गर्भपात नहीं कर सकती। जब बेटी पैदा होगी तब उसकी सास और पति अगर दबाव डालेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी उसका गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। सविता जी की बात सुनकर वो थोड़ी सहज हो गई और उनसे दवाई लेकर अपने घर चली गई। उसके बाद शोभा समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, शोभा के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे।
ऑपरेशन थिएटर में भी शोभा बार बार याचना कर रही थी कि दीदी, यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए तो आप कृपया मेरी बेटी को मेरे घर वालों को नहीं सौंपना। मैं नहीं चाहती कि उसे भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपत्ति आते होंगे जो दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही जरूरतमंद दंपत्ति को मेरी बच्ची सौंप दें, जहाँ उसके आगमन का सदैव स्वागत किया जाएगा। कहते कहते शोभा रो पड़ी थी। शोभा की बातों को सुनकर सविता जी की भी आंखें भर आई थीं। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि तुम किसी प्रकार का तनाव मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी बेटी को मैं स्वयं अपने पास रखूंगी। उनके आश्वासन मिलने के बाद शोभा भी थोड़ी निश्चिंत सी हो गई। बोली, दीदी, मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चित होकर तो जी नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिसके कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी सविता जी उसको बचा नहीं पाई, पर हाँ, उसकी बेटी जरूर सही सलामत पैदा हो गई। ऑपरेशन थिएटर से वो बहुत दुखी मन से बाहर निकली तो शोभा की सास ने सविता के स्वास्थ्य के बारे में पूछने की बजाय पहला प्रश्न ये किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरे पोता ही हुआ है ना? तो सविता जी ने इनकार करते हुए जब उसे शोभा की मृत्यु और उसकी पुत्री होने की सूचना दी तो वो अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए। मेरा बेटा कैसे अपनी 2 बहनों और 3-3 बेटियों का बोझ उठाएगा? शोभा को कोसते हुए बोली, वो अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते ये नई मुसीबत हमारे गले मड़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ उसे भी उठा लेता। शोभा का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की अनगिनत बातें सुनता रहा। देख के लग रहा था कि उसे अपनी पत्नी की मौत का कोई दुख ही नहीं था। सविता जी ने जब शोभा की अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो उनकी तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई थी। शोभा का पति 2-4 मिनट तक अपनी माँ से सलाह लेने लगा और तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि शोभा की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्चे को किसी सुपात्र के गोद दे दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तो पहले से ही अपनी 2 बहनें और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर से एक बेटी का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दिया जाए, ताकि इसका भविष्य भी संवर जाएगा। शोभा के पति की बात सुनकर सविता जी भी गंभीर हो गई। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वो उसके पति के प्रति कुछ नरम हो गई थी। शोभा के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने के कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद सविता जी ने उन लोगों को अस्पताल से जाने की स्वीकृति दे दी। शोभा की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी थी, पर पर्याप्त पोषण ना मिलने के कारण कमजोर थी। इसलिए कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया, ताकि वहां पर उसकी उचित सार संभाल हो पाए। घर आने के बाद भी सविता जी का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार शोभा और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। सविता जी के पति ने उन्हें विचार मगन देखकर 1-2 बार टोका भी, पर सविता जी ने अस्पताल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात को टाल दिया। दूसरे दिन वो अस्पताल गई तो पहले ही उनके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। सविता जी को बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची के पालने के पास इकट्ठी हो गई और सभी एक स्वर में बोली, मैडम, कितनी प्यारी बच्ची है ना, इसको तो कोई भी अपना लेगा। कि उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देखकर सहसा ही सविता जी का हृदय उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगकर माँ का स्पर्श महसूस हुआ कि तभी वो उनकी गोद में जाते ही एकदम से चुप हो गई। बस उसी क्षण सविता जी ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि वो उस बच्ची को किसी गैरों को ना सौंपकर स्वयं अपनाएंगी। अब से वो 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी माँ बन गई थी। अपने बड़े बेटे के बाद उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नतें मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर दें। उस समय तो उनकी कामना पूरी नहीं हो पाई, पर आज अनायासी ईश्वर ने उनकी ये कामना भी पूरी कर दी थी। इस प्रकार सुमन का सविता जी के जीवन में आगमन हुआ था। सुमन को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में तो सविता जी के पति भी सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, सविता, अब विकास और विनय बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज ही स्वीकार कर लेंगे।
इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार की वो किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी ये सही नहीं लगा कि तुम इतनी व्यस्तता और इस उम्र में इस एक नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक से कर पाओगी। वैसे भी अस्पताल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तुम्हें समय ही नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का निर्णय मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो सविता जी ने अपने पति को सुमन की सारी परिस्थितियां बताई तो उन्हें भी झुकना पड़ा, पर मन में अभी भी एक बेचैनी हो रही थी कि अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना ही लिया, पर विकास और विनय की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। खैर, सुमन के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में उन्हें कुछ कठिनाइयां भी आईं, लेकिन थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारी की उन्हें आदत भी पड़ गई। जब गर्मी की छुट्टियों में विकास और विनय घर आए तो सुमन को देखकर शुरू में तो वो बहुत खुश हुए थे। वो उसके साथ खेलते, पर कुछ दिनों के बाद ही उन्हें लगने लगा था कि उनकी मम्मी सारा समय सुमन की देखभाल में ही व्यतीत कर देती हैं, तो उन्हें सुमन की उपस्थिति खटकने लगी थी। एक बार तो नाराज होकर उन्होंने कह भी दिया था, मम्मी आप सारा समय या तो हॉस्पिटल में व्यस्त रहती हो या घर पर सुमन की देख रेख में लगी रहती हो। हम इतने दिनों के बाद हॉस्टल से आए हैं तो आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं रहता। आप इसको जहाँ से लेकर आई हो इसे वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। बच्चों की नाराजगी को दूर करने का वो हर संभव प्रयास करती थी, पर एक बात उन्होंने बच्चों के समक्ष स्पष्ट कर दी थी कि सुमन उनकी बेटी है और अब हमारा घर ही उसका घर है, इसलिए उसे वापस भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब से ही दोनों भाइयों के मन में सुमन के प्रति एक अजीब सी कुंठा घर कर गई थी कि इसी बीच सुमन भी बड़ी हो रही थी। उसे भी उन्होंने अच्छे से स्कूल में डाल दिया था। सुमन पढ़ने में बहुत अच्छी रही, अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। सविता जी की बहुत इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर विकास ने MBA में दाखिला लिया और विनय ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय कर लिया था। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट से गए थे। कभी कभी उन्हें बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के अपने निर्णय पर बहुत पछतावा भी होता था, पर अब क्या हो सकता था। सविता जी के पति भी अपने बिजनेस में निरंतर उलझे रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए, पर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उन्होंने अपने माँ बाप से दूरी बना ली थी। MBA करने के बाद विनय को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए कुछ समय के बाद ही वो अमेरिका चला गया और एक बार विदेश जाने के बाद वो वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपने फैसले की सिर्फ सूचना दी थी। विकास ने भी इंजीनियर करने के बाद मुंबई में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उसने भी वही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वही बसने का फैसला कर लिया। सुमन ने मेडिकल में प्रवेश लेकर उनकी इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया था। MBBS करने के बाद वह गायनेकोलॉजी में MS कर रही थी कि उन्हीं दिनों अचानक सविता जी के पति अशोक जी को हृदय का दौरा पड़ा। अचानक ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों लड़कों को सूचना भी थी, तो बड़े बेटे विनय ने किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होने के कारण आने में असमर्थता प्रकट की। हाँ, छोटा बेटा विकास जरूर उपस्थित हुआ, पर वो भी 1-2 घंटे रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस जयपुर चला गया। उन दिनों सुमन ने जी जान एक कर दिया था। सुमन की सेवा ने सविता जी के पति अशोक जी का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में उनका हाथ थामते हुए कहा, सविता, सुमन ने मेरी जो सेवा की है वो मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। विनय के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका काम है। विकास औपचारिकता निभाने आया तो काम का बहाना बनाकर 2-3 घंटे में वापस चला गया। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत घबराहट होती है कि यदि सुमन हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदैव हमारे साथ ही रही है। सच में सुमन को अपनाने का तुम्हारा ये निर्णय सही रहा। कहते कहते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सविता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन सुमन उन्हें हर वक्त साहस दिलाने का प्रयत्न करती रहती। उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था
कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। अपने पति के जाने के बाद सविता जी अंदर तक टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल से भी अवकाश ले लिया। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला ले लिया। सुमन उनका बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद सुमन के एमएस करने के बाद सविता जी ने उसकी शादी उसके सहपाठी अनिल से करा दी और वो भी जयपुर चली गई। सुमन की शादी पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलावा भी दिया, पर दोनों ने सुमन को मन से कभी अपनी बहन माना ही नहीं था, इसलिए उनका शादी में शामिल ना होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं लगी। सुमन जयपुर जाने के बाद भी जब भी मौका मिलता महीने 2 महीने में सविता जी को संभालने एक चक्कर जरूर लगा लेती थी। बस जीवन इसी गति से चल रहा था, पर आज अचानक मिले विकास और सुमन के पत्रों ने सविता जी के जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी थी। दोनों ही पत्र जयपुर से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य बहुत अलग थे। वो सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रंग होते हैं। विकास और विनय को तो उन्होंने जन्म दिया था, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था। फिर दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि सुमन से तो उनका कोई रक्त संबंध ही नहीं था। फिर भी वो उनके हृदय के कितने नज़दीक थी। उन्होंने अपने बेटे के पत्र में लिखा कि माफ़ी चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम दोनों भाइयों के लिए तुम्हारे माँ बाप कोई मायने नहीं रखते। अपने पिता के अंतिम क्षणों में भी तुम दोनों भाइयों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं था, तो आज उनकी इजाज़त पर आपका कोई हक नहीं। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी सुमन की होगी, क्योंकि वही अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास खड़ी थी, और आज के दिन वही है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कभी मत करना। आपकी माँ सविता। पत्र लिखकर सविता जी ने वापस विकास के पास भेज दिया और अपनी बेटी सुमन के पास जाने की वो तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, सविता जी ने अपने बेटे की बात ना मानकर सही किया या गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों की फुलझड़ी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।